हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है। और बात करें इस वीडियो के टॉपिक की, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है ये है आपका, यू कैन नॉट फोर्स इंडिया टू साइन एन एग्रीमेंट सेज पीयूष गोयल, व्हाई इंडिया टुक अ हार्ड स्टैंड एट WTO। भारत ने क्यों कठोर कदम या फिर कठोर स्टैंस दिखाया WTO में। और भाई पीयूष गोयल जी ने कहा है कि आप मजबूर नहीं कर सकते, हमें विवश नहीं कर सकते एग्रीमेंट साइन करने को WTO में। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, प्रशांत सर की एक और वीडियो के साथ हाजिर है हम लोग। वीडियो देखेंगे, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इस वीडियो पे बात। करते हैं वीडियो की शुरुआत करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़ें। ये वीडियो देखते हैं, लेट्स गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ रिसेंटली हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर ने WTO को ओपनली कह दिया कि जबरदस्ती भारत से किसी एग्रीमेंट पर साइन आप नहीं करवा पाएंगे। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। यहां पर आप देख पाओगे, इंडिया कैन नॉट बी प्रेशर्ड इनटू साइनिंग एग्रीमेंट एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आप सोचते हैं कि भारत के लिए सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल आज के समय इंटरनेशनली कौन सा संगठन होगा, UN है या फिर WHO है या फिर कोई और संगठन, मैं आपको बता दूं कि WTO से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। WTO लिटरली डिसाइड करता है कि हम लोग अपने ही देश में किसानों की कितनी हेल्प कर सकते हैं, हम इंटरनेशनली कैसे ट्रेड करेंगे, किस तरीके से ट्रेड करेंगे। WTO इज वेरी वेरी पावरफुल। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया और WTO में आज के समय क्या डिस्प्यूट आ रहे हैं, किन इश्यूज पर इंडिया बहुत नाराज है विद WTO। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था, किस साल में इसको बनाया गया था। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 1945, 1995, 2000 या फिर 1972। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ WTO के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे स्विट्जरलैंड में। और ऐसा नहीं है कि WTO इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो इंडिया एक्चुअली फाउंडिंग मेंबर था WTO का। इंडिया ने ही इनिशियली जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड की ट्रीटी है ये साइन भी करी थी। और उसके बाद से हमने देखा है कि WTO इंटरनेशनली जो भी ट्रेड होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, वहां पर एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। WTO के अंडर ही आपको मिलेंगे बहुत सारे एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल ट्रिम्स। आपको याद होगा जब इंडिया ने टिकटॉक को बैन किया था, चाइना की बहुत सारी ऐप्स को बैन किया था, चाइना ने इंडिया के इस निर्णय का विरोध किया और फिर चाइना रोते रोते WTO के पास चला गया था। और WTO में जाकर चाइना को उम्मीद थी कि ट्रिम्स एग्रीमेंट के अंडर ही चाइना को रिलीफ मिलेगा और टिकटॉक वापस एक्टिव हो जाएगा इंडिया में। मगर इंडिया ने यह कहा कि डिजिटल जो ट्रेड होता है और जो डिजिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो सब ट्रिम्स में नहीं आती। तो खैर ये हो गया ट्रिम्स। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डिफेंड करने के लिए है एक और एग्रीमेंट ट्रिप्स के नाम से। फिर आता है इंडिया के लिए सबसे बड़ा हेडेक। जो भी इंडिया की आज के समय प्रॉब्लम्स है WTO की, जो भी आज के समय इंडिया की प्रॉब्लम्स है विद WTO, ये इस एग्रीमेंट के इर्द गिर्द घूमती है। ये है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर काफी बार कह चुके हैं कि WTO का जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है ये डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि सिर्फ विकसित देशों को फायदा होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है ये हमेशा नुकसान उठाती है। अच्छा पीयूष गोयल साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस एग्रीमेंट के अंडर WTO ने यह कह रखा है हर कंट्री को कि ऐसा नहीं है कि अपने किसानों को तुम अंधी सब्सिडी दोगे। दुनिया भर की सरकारों पर रोक लगा रखी है कि अपने किसानों को एक सर्टेन लिमिट तक ही तुम सब्सिडी दोगे ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में एक इक्वालिटी मेंटेन हो। अब यहां पर आप कहोगे मगर कितनी लिमिट इन्होंने कर रखी है इसकी? तो WTO कहता है कि 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, तुम्हारे देश में जो कमोडिटी है, मान लो चावल है, गेहूं है, कोई दाल है, उसका 10% जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है उसी के हिसाब से आपको सब्सिडी देनी है। उसके आगे आपने सब्सिडी दे दी, उसके आगे आपने किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे डालने स्टार्ट कर दिए, किसानों को हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, तब WTO आपके खिलाफ एक्शन लेगा। ना आप खुद समझ सकते हैं कि ये विकसित कंट्रीज के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि वहां पे किसानों को सब्सिडी वैसे इतनी चाहिए नहीं होती, वहां पे अलग टाइप की सब्सिडी चाहिए होती है उनको, वो WTO अलाउ करता है। मगर भारत जैसे केस में जहां पे आपको किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी देनी होती है, ये सब्सिडीज हम काफी बार नहीं दे पाते WTO के रूल की वजह से।
अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में तो सब्सिडी हम वैसे काफी देते हैं, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं, उसके अलावा बिजली की सब्सिडी है, पानी की सब्सिडी है, तो कभी इंडिया ने जो ये 10% वाली लिमिट है इसको क्रॉस नहीं किया। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ। देखो पिछले ही साल क्या हुआ था कि इंडिया ने ये 10% वाली लिमिट क्रॉस कर दी, इंडिया ने बढ़ चढ़ के सब्सिडी दी अपने किसानों को, मगर फिर इंडिया ने यहाँ पर एक और एग्रीमेंट का यूज किया खुद को डिफेंड करने के लिए। ये है बाली पीस क्लॉज। बाली पीस क्लॉज साइन हुआ था कुछ साल पहले। इसमें यह लिखा हुआ है कि देखो WTO का रूल तोड़ के अगर किसी डेवलपिंग कंट्रीज ने अपने गरीब किसानों की ज्यादा ही मदद कर दी तो बाकी देश राशन पानी लेकर उस कंट्री पे चढ़ नहीं जाएंगे, उसको दंडित नहीं करेंगे, उस कंट्री की बात सुनी जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दिया जाएगा उस कंट्री को समझाने के लिए कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है, क्या सिनेरियो है, ताकि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और इंडिया इतिहास में पहला देश बना है जिसने WTO की जो लिमिट है ये तोड़ दी, किसानों की बढ़ चढ़ के मदद करी और फिर बाली पीस क्लॉज को यूज किया खुद को डिफेंड करने के लिए कि देखो हमारे पास रीजन है, किसानों को हेल्प चाहिए थी, कई किसान हमारे बहुत गरीब है, बिना सब्सिडी के वो सर्वाइव ना कर पाते, सो वी हैड टू हेल्प। अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि WTO तो बहुत क्रूअल है, किसान अगर इतने गरीब है उनको अगर मान लो सरकार किसी एक डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करती है तो वहां पे WTO को क्या प्रॉब्लम है। तो देखो WTO को प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए इंडिया और श्रीलंका दोनों एक्सपोर्ट करते हैं चावल, मगर सिंस भारत सरकार के पास ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, श्रीलंका की सरकार कंगाल हो चुकी है, तो श्रीलंका की सरकार अपने किसानों को कैसे सपोर्ट करेगी। इंडियन गवर्नमेंट तो अंधी सब्सिडी देकर अपने किसानों को बहुत स्ट्रांग कर देगी और इंडिया श्रीलंका को कंप्लीटली डोमिनेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में। ये तो श्रीलंका का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, कई और देश हो सकते हैं यहाँ पर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बेसिकली स्ट्रांग गवर्नमेंट्स बहुत ही आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड में अपना दबदबा बना सकते हैं अगर सब्सिडी पर कोई रोक नहीं लगी ना। इंडिया का यहाँ पर कहना यह है कि देखो पहली बात तो हम बहुत बड़े स्केल पर फूड को एक्सपोर्ट करते नहीं है, और ज़्यादातर जो हमारा खाना होता है हमारी इंटरनल कंजम्पशन के लिए ही होता है, तो वहां पे आपको क्या प्रॉब्लम है अगर हम अपने किसानों की हेल्प करते हैं। मगर WTO यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। आज भी आप अगर देखो तो दुनिया भर में फूड की शॉर्टेज पड़ रही है। इंडिया ने WTO को कहा है कि देखो जो हमने सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स रखी है अपने पास, मतलब कि जो गेहूं जो चावल हमारे देश में सब्सिडी देकर हमने ग्रो करवाया है उसको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दो, नहीं तो दुनिया में कई देश हैं वो भूखे मारे जाएंगे। मगर WTO अभी भी यहाँ पर हिलने को तैयार नहीं हो रहा, कोई वेवर WTO की तरफ से नहीं मिला। और अब WTO एक और बहुत ही बड़ा इशू रेस कर रहा है। WTO ये कह रहा है कि जो फिशिंग इंडस्ट्री है ना वहां पर भी सरकारें बड़ी सब्सिडी दे रही है, तो जो फिशिंग इंडस्ट्री की सब्सिडी है इसको हम कट करेंगे। अब इंडिया यहाँ पे खड़ा हो गया, इंडिया ने कहा कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत है, भारत में लाखों मछुआरे हैं, वो क्या करेंगे, उनको अगर सरकार से सब्सिडी नहीं मिलेगी तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। मगर WTO का यहाँ पर तर्क कुछ और है। WTO कह रहा है कि देखो फिशिंग इंडस्ट्री में अब एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कई इलाके हैं जहाँ पर फिश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, मगर तब भी लगातार वहाँ पर फिशिंग की जा रही है। इससे इकोसिस्टम पे लॉस होगा, लॉन्ग टर्म में जो फिश की कई पॉपुलेशन है, स्पीसीज है, ये भी विलुप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमको लिमिट रखनी होगी, फिशिंग इंडस्ट्री में सब्सिडी कम करनी होगी। मगर WTO के इस प्रपोजल के अगेंस्ट भारत है और चाइना भी खड़ा है। एक्चुअली यहाँ पर एक ग्रुप है G33 का, G33 के ग्रुप्स में आपको मिलेंगे डेवलपिंग कंट्रीज। ये सब कंट्रीज इकट्ठा होकर काफी बार WTO में, सिर्फ WTO में, उसके बाहर नहीं, सिर्फ WTO में जो विकसित कंट्रीज हैं जैसे कि USA हो गया, फ्रांस, स्पेन, इटली वगैरह, इन सब के खिलाफ खड़ी होती है और मिलकर आवाज उठाते हैं कि देखिए हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हमारी भी बात आपको सुननी पड़ेगी। तो इंडिया ने G33 कंट्रीज को यह कहा है कि सब लोग इकट्ठा रहो यहाँ पर, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, टर्की हो, इंडोनेशिया हो, श्रीलंका हो, ये सारे जो हरे देश आपको दिख रहे हैं, इंडिया ने कहा है कि सब लोग यहाँ पर इकट्ठा मिलकर एक स्वर में आवाज उठाओ और जो ये फिशिंग इंडस्ट्री में सब्सिडी कैंसिल करने की बात कर रहा है WTO, ये होने मत देना। और WTO का प्रेशर इतना ज्यादा है कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को ये तक बोलना पड़ा कि अगर कल को तुम कोई एग्रीमेंट बना भी देते हो तो ये मत समझ लेना कि इंडिया उस एग्रीमेंट पर साइन करेगा ही। हो सकता है कि इंडिया मना कर दे कि हम इस एग्रीमेंट पर साइन ही नहीं करते, तुम्हारे कहने पर हम अपने किसानों की हेल्प करना बंद नहीं कर देंगे। अब ये जो देखो इशू है ना सिर्फ इंडिया का है, कई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और इवन जो डेवलप कंट्रीज हैं ये WTO से बहुत नाखुश हैं। WTO में देख रहा हूं साल दर साल इसमें क्रैक बढ़ते जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं है आज से कई साल बाद ये ऑब्सोलीट हो जाए या फिर इसको तोड़ भी दिया जाए, क्योंकि US समेत वेरियस जो डेवलप कंट्रीज हैं
वो सब देश कहते हैं कि ये जो इंडिया चाइना जैसे बड़े देश हैं इनको डेवलपिंग कंट्रीज कहना बंद करो, ये खुद को डेवलपिंग कंट्रीज बुलाकर काफ़ी फायदा लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। सिमिलरली इंडिया मानता है कि जो विकसित कंट्रीज हैं ये आज भी इंडिया की पॉलिसी कंट्रोल कर रहे हैं WTO से कि हम अपने किसानों की कितनी हेल्प करेंगे, कितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, हर चीज़ पर WTO का कंट्रोल है। तो कहीं ना कहीं देखिए ट्रेड को लेकर डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और फ्यूचर में डेफिनेटली हमको WTO का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा, एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जहां पर प्रॉपर क्लियर गाइडलाइंस हो कि कैसे ट्रेड होगा और सबकी सहमति से हम कंफर्टेबली इंटरनेशनल ट्रेड कंडक्ट करें। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये किस साल बना था। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन बी 1995 में। जी हाँ, ज़्यादा पुराना नहीं है WTO, बस 1995 में बना था और आज ही आप देख लो 2022 में ही WTO से कई देश इतना तंग आ चुके हैं कि इसको तोड़ने की भी बातें की जा रही है। और हाँ, फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, सारे अनअकैडमी कोर्सेज पर एक बहुत ही स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है। चाहे UPSC का कोर्स हो, SSC का, बैंक, नीट का कोर्स हो, सब में आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप कोर्स परचेज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, आपने किया लिंक पर क्लिक, तो यहाँ पर आप देखोगे आप जो भी कोर्स परचेज करते हो जो 12 महीने से ऊपर का कोर्स है, यहाँ पर 6 महीने एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। तो अगर आप 1 साल का कोर्स परचेज करते हो ऑटोमेटिकली आपका कोर्स बन जाएगा 1.5 साल का। सो यू विल गेट मोर टाइम टू प्रिपेयर। तो बहुत ही स्पेशल ऑफर है, कुछ ही दिनों तक ये ऑफर लास्ट करेगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप ये कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो जो प्राइसेस लिखे हैं ये पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे, आप यहाँ पर पैसे सेव कर पाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई वीडियो होती है एंड और बात हुई है WTO वर्सेस इंडिया की, इनके कुछ जो भी ट्रेडी वगैरह। WTO क्या है भाई? ट्रेड को कंट्रोल करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, सारे के सारे सिग्नेटरी, इंडिया खुद एक सिग्नेटरी है इसका। और जहां तक दिक्कत आती है तो दिक्कत आती है हमारी जो एग्रीकल्चर वाला इनका जो एग्रीमेंट है उस पे, AOA है शायद नाम इसमें लिखा था, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो उसमें होता है। और चावल का जो एक्सपोर्ट है अभी इंडिया करने वाला था, जो गेहूं की शॉर्टेज आई थी, इंडिया ने परमिशन भी मांगी थी कि हम पूरी दुनिया को खाना खिलाने में सक्षम है, अगर ये कुछ बार्स हैं कि आप ट्रेड नहीं कर सकते सब्सिडाइज अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो वो भी इंडिया ने परमिशन मांगी थी अभी 1.5-2 महीने पहले। सर की एक और वीडियो हमने देखी थी, उसमें इन्होंने बताया था। तो बात हुई है भाई WTO की, तो देखो WTO का भाई जब तक है और प्रॉब्लम ये रहेगी, और नहीं रहेगा वो तो और प्रॉब्लम रहेगी, ये भी बता दूं मैं आपको। बेसिकली WTO बेसिकली सर ने जैसे बताया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, एक तरीके से उनका कंट्रोल है WTO पे। इसमें यार वो आप कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे को डिटेल में इसके बारे में भी ज्यादा पता नहीं, पर सर की बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि डेवलपिंग और डेवलप्ड देश एक ही तराजू में तोले जाते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि सब पे अगर बराबर लॉ है तो डेवलप्ड वाले, जिन्होंने कंपेयर किया सर ने इंडिया और श्रीलंका को, क्यों भाई इंडिया और अमेरिका को कर लो, फिर अमेरिका भी तो ग्रेन करता है, तो इंडिया से ज्यादा पैसा अमेरिका पे, वो ज्यादा सब्सिडी दे देगा भाई। अगर हम अपना फायदा देख रहे हैं तो आप ये भी तो देखो कि भाई ये चीज कहीं और हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन मे भी कुछ इसमें ट्रिक हो इसमें कि अलग कैटेगरी हो डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन की। वैसे बाकी दुनिया के अमेरिका वगैरह कह चुके हैं कई बार कि भाई भारत और चाइना को डेवलपिंग देश के श्रेणी में नहीं रखना चाहिए, ये लोग एंजॉय करते हैं जो भी टैरिफ्स होते हैं और वो सब, क्योंकि जो भी डेवलपिंग नेशन है उनको ज्यादा फेवर दिया जाता है डेवलप्ड नेशन से ज्यादा। ये पूरा सीन है। तो भाई ये बात है इसमें। आप मुझे लग रहा है भाई कि देखो, मैं बोल तो दिया गया है कि हम लोग साइन करेंगे नहीं, और ये पक्की बात रही, हम साइन करेंगे नहीं, करना होता तो कर देते हैं, ठीक भाई। और क्योंकि हमारे यार यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितनी रोज केसेस होते हैं, या फिर आता है कि इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली भारत में, इतने ने कर ली। प्रॉब्लम किसान तो सही उगा के दे रहा है चीजें, बीच में भारत के जो सिस्टम के अंदर बीच में दलाल बैठे हैं ना, जो उनसे 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो में चीज खरीद के मार्केट में आते आते वो 50-60 रुपए की हो जाती है चीज। तो आप एंड यूजर, आप तो पूरे पैसे दे रहे हो, किसान बेचारा अपने 2-3-7-6 रुपए ऐसे चीजों में बेच देते हैं वो लोग। तो ये बीच में एंजॉय करते हैं ना जो बंदे, ये जो इतना बड़ा धांधली, ये सिस्टम को जब तक हिलाया नहीं जाएगा कुछ नहीं होगा भाई। आई थिंक जो हमारे पीयूष गोयल साहब हैं भाई, उन्होंने
हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, तो बेसिकली उन्होंने देखा तो होगा ही कि यार कुछ तो होगा ऐसा WTO का कोई तो ऐसा कुछ क्लॉज हो सकता है जो वो अभी हमारे करंटली लिए हर्ट फायदे- करेगा हमें, हाँ, पक्की बात है। हर्ट कर रहा होगा, तभी उन्होंने बोला है कि हमें प्रेशराइज ना किया जाए इंडिया को साइन करने के लिए, कोई भी अग्रीमेंट ना बोला जाए। और बात सही भी है, क्योंकि यार इंडिया थोड़ा सा, भाई इंडिया को अपनी पॉपुलेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि भाई इंडिया अब हम लोग एक्सपोर्टिंग कितना हाँ, कर रहे हैं, हम लोग अपनी पॉपुलेशन को खिलाते हैं, बनाते हैं खुद ही 135 करोड़ को खिला रहे हैं, कम obviously है क्या बात यार? है। यार हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसको मैनेज फिर भी हम लोग इतना आज easy नहीं पड़ोस है। के देश में वीट एक्सपोर्ट But कर देते हैं। इंडिया ने फिर भी भाई ये प्रण लिया एक तरीके से कि भाई हम किसी को भूखा तो नहीं मरने देंगे। 1965 में क्या हाल किया था, 1967 में खाए बिना हमारे क्या हालत थी, 40 लाख लोग बंगाल के उसमें मर गए जब गांधी जी थे। तब क्या हुआ, कोई तो नहीं आया, WTO तो था भी नहीं खैर तब, लेकिन आया नहीं ना कोई देश तब। तो सुअर को खाने वाला भाई साहब वीट भेजा गया अमेरिका की तरफ से, तब कहाँ थे सब दुनिया वाले। और 1995 में तो उसके फाउंडिंग फादर में इंडिया है WTO के, क्योंकि इंडिया 1991 में हमने हम लोगों ने अपना मार्केट खोला था, ग्लोबलाइज हुए थे हम लोग, ठीक है। क्योंकि हम पता ही है आपको 1991 में वर्ल्ड बैंक का पूरा हिसाब और IMF पे गए थे। उसके बाद मनमोहन सिंह की पूरी कहानी अगर नहीं पता है तो पढ़ लेना भाई, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ इसके बारे में। उसके बाद ये WTO में हमने साइन किए कई सारे पैक्ट पर। ये किसानों के लिए आज भी आप बताओ 2022 चल रहा है और अभी सूखा पड़ जाता है तो किसानों की हालत है, क्योंकि यहाँ पे किसान जो बहुत बड़े हैं वो अलग ही है, लेकिन ज्यादातर छोटे और मंझोले किसान है, समझ रहे, उनको इम्पैक्ट करती है छोटी छोटी चीजें। गाँव के लोग अभी हैं वैसे यार, नहीं हो सकता यार। आप वो देखो कि किसान जो हमें खिलाता है, ठीक है, हमें खिलाता है, वो भूखा मर रहा है, उसकी रक्षा करने का काम है हमारा और सरकार का, वो करना पड़ेगा। और सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार आई थिंक मेरे को लगता है एक्शन ले भी रही है, बट वो एक्शन अभी तक तो नहीं दिख रहे। खैर होप की फ्यूचर में अच्छा हो जाए। गांव में यार आज भी आपको देखोगे तो ज्यादातर जो बड़े किसान हैं वो ट्रैक्टर वगैरह का यूज करते हैं, आम किसान आज भी हाथ से ही बड़े चल रहा किसान है। इसलिए बड़े किसान हैं और उनको फायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनको नॉलेज है मार्केट। हाँ, वो जानते हैं पूरा मार्केट का नॉलेज। देखो एक तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, फिर उनको मॉडर्न साइंस इस तरीके से लेके जाती है, उनको नॉर्मल पता है कीटनाशक डाल दिया, उन्हें नहीं पता कि सॉइल टेस्ट भी कराना होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट जारी करती है, कई लोगों को पता ही नहीं है क्या क्या आपको बेनिफिट है, इंश्योरेंस नहीं करा, तो बहुत लैक ऑफ एजुकेशन है जिसकी वजह से उनकी फसलें खराब होती हैं, फिर उनके ऊपर लोन चढ़ता है। कितनी बार इंडिया ने वेवर किया है, कितनी बार इंडिया की गवर्नमेंट कांग्रेस रही हो चाहे BJP रही हो, कई बार जब आए हैं पावर में तो कई लाख रुपए कई करोड़ों रुपए जो है इन लोगों पे जो लोन होता है वो हटा दिया जाता है, माफ किया कि हम माफ। आप देखते हो कि भारत में तो पॉलिटिक्स ही खेली जाती है कि हम आएंगे तो किसानों को इतना लोन माफ कर देंगे, हम आएंगे तो ये फ्री कर देंगे, सब्सिडी दे देंगे। तो भाई ये चलता है और इसको खत्म करने के लिए वही जरूरी है जैसे मोदी जी बोलते हैं कि भैया आय बढ़ाओ, किसानों की आय बढ़ानी जरूरी है, उनकी जब इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक सब कुछ सही मुझे होगा। लगता है कि जो इनकम उनको बढ़ाने का जो मेरे को लगता है कि बढ़ेगी जिस तरह से, उनको थोड़ा सा एजुकेट किया जाए, मतलब उनको उन्हीं के प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए कि आप ऐसा ऐसा करिए, इस सिस्टम के थ्रू चलिए। हालांकि देखो किसान के पास कोशिश की जा रही है पर सोचने का इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि यार उनको क्या होता है कि हल चलाना होता है, ठीक है, ट्रैक्टर बहुत काम होता है यार, बहुत सारा काम होता है, उनको ध्यान में भी नहीं रहता। और कुछ तो इतने बूढ़े किसान होते हैं कि उनके शायद बच्चे बाहर कमाई कर रहे होते हैं और वो बेचारे कितना ने तो किसानी छोड़ दिया। हम लोगों के पूर्वज लोग क्या थे, अगर आप जाओगे तो 1-2 पीढ़ी पहले सब किसान थे। इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर के बेस पे है पूरा देश। अभी हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया अपना, कृषि प्रधान देश रहा है हमेशा से वो। तो भाई ये है और इसीलिए जाना चाहते हैं और किसानों को संरक्षण देना बनता है। पर देखो अगर कोई बीच का एक रास्ता निकल जाए तो अच्छी बात रहेगी मेरे हिसाब से। बाकी अगर इम्पैक्ट करते हैं हमारे किसानों को वो चीज है, और वो मुझे दिख रहा है कि करती ही है। अगर 10% का कैप लगा दोगे तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजों को संभालना, किसानों को बचा पाना। और दिक्कत है सिर्फ आप किसान कोई नहीं बच रहे, आप अपनी फूड सिक्योरिटी भी फिर दाव पे लगा दोगे, समझ रहे हो। आपके उत्पादन में कमी हो जाएगी, आपकी खुद की पॉपुलेशन, महंगाई बढ़ सकती है बाद में कम उत्पादन हुआ तो। अब इंडिया में इतने सारे क्लाइमेट, आपको पता हर बार क्लाइमेट की वजह से वो एक तरह से बेनिफिशियल भी और नुकसानदायक भी है भाई। कभी एकदम से सूखा पड़ जाता है, कभी इतनी आप ही देख लो आप उठा के कि एक जिले में इतना भयंकर बाढ़ आती है तो किसी जिले में इतना एकदम सूखा पड़ जाता है आस पड़ोस में, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो भाई ये समझना पड़ेगा आप सबको। होता है भाई, चीजें अच्छाई के लिए बनाई जाती हैं पर वो हर जरूरी नहीं कि हर अच्छी चीज सब पे अप्लाई की जाए वो उसके लिए सही हो। और गवर्नमेंट जो अपनी दवाई खुद चुनेंगे हमें कौन सी दवाई लेनी है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती तो है बट उसको एग्जीक्यूशन जो होता है ना उस लेवल पे हो नहीं पाता, ये रीजन है। एजुकेशन है भाई मेन, मैं सही बता रहा हूँ आपको इस सबके पीछे कि आप
बहुत सारे प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, मैंने अभी आपको 2 तो गिनवा दिए। सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल के बारे में जानकारी की, इस पे कौन सा बेस्ट उगाओगे आप। गांव में आज भी किसानों को जब ये उनको पता कैसे चलता है कि यार वहाँ पे ये चीज मिल रही है, वहां चलते हैं, फिर उनको पता लगता है। उनको ये पता ही नहीं होता कि हमारे लिए क्या क्या स्कीम्स हैं। फोन पे आप अगर उनको कई लोग तो फोन चलाना आज भी नहीं आता, इंडिया में बहुत लोग हैं अभी। आप अगर फोन पे उनके भेजो, इंश्योरेंस होता है फसलों का गवर्नमेंट की तरफ से, फसल इंश्योरेंस है भाई। सॉइल हेल्थ, सॉइल की जांच कराई जाती है कि ये वाली सॉइल पे कौन सा आप उगाओगे चीज तो ज्यादा आपको फायदा होगा। नहीं पता लोगों को, लोग लगे हुए अपना एक ही चीज उगाने में, जबकि उनकी मिट्टी किसी और चीज के लिए बढ़िया है। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक और तरीके होते हैं, साइंटिफिक मॉडिफिकेशन की आपको और कैसे कर सकते हो। आपको इस वाली पे उगाओगे तो आपको किसमें कॉस्ट कम लगेगी और बेनिफिट ज्यादा होगा। जरूरी नहीं है आप चावल दाल ही उगाओगे इस जमीन पे तो वही चीज होगी। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइमेट की वजह से अलग अलग जगह है, लेकिन वही बात है, लैक ऑफ एजुकेशन है भाई। वही उगा लिया नॉर्मल चीज, उसी में कई जगह पे कीड़े लग के फसल खराब हो रही है, कभी बारिश ज्यादा हो गया, कभी ओला गिर गया, फसल खराब। तो भाई ये प्रॉब्लम है, इसको निपटना तो पड़ेगा। ये थी वीडियो, आई थिंक इस वीडियो में सर ने ये बताना चाहिए जो हमारे पीयूष गोयल साहब हैं भाई, उन्होंने यही। इससे पहले पीयूष गोयल जी हमारे भैया रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं। पिछले गवर्नमेंट में जो बीजेपी की थी उसमें रेलवे मिनिस्टर थे, बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। अभी इनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, देखिए कहाँ तक क्या होता है। पावरफुल लीडर। आई थिंक इन्होंने एक तरीके से ये बोलना, मतलब होता है ना कि मोल भाव करना, ये WTO से थोड़ा सा मोल भाव करना चाहते होंगे और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको लेकर एक तरीके से, क्योंकि भाई अकेला एक तरीके से अपील करना इतना, जैसे कि अभी सभी लोग अपील करेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ता है। फर्क भी पड़ता है और भाई इंडिया और चाइना का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है अगर साथ रहे। और आप समझ लो पॉपुलेशन के हिसाब से देख लो ना, इंडिया सिर्फ चाइना को ही जोड़ लो तो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, 200 करोड़ से भी ऊपर, 250 करोड़। समझ रहे हो मजाक है क्या, 750 करोड़ लोग हैं दुनिया में शायद से। तो कितने परसेंट आबादी तो सिर्फ इधर हो गई। और G33 और बाकी देश हैं, टर्की भी है और बाकी दिख रहा था मुझे इसमें साउथ कोरिया भी दिख रहा था मुझे, और भी देश अफ्रीका, इंडोनेशिया वगैरह है। हाँ इंडोनेशिया भी दिखा मुझे। तो भाई देखो यार क्या होता है, मैं तो चाहता हूँ यार जो हो अच्छा ही हो। आपका क्या कहना है इसके बारे में आप जरूर बताना। और मैं चाहता हूँ भाई किसानों को सपोर्ट करना ही करना है, कुछ भी हो जाए फिर। तो ये था वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और आपका क्या कहना है वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़े। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।